हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी सीरीज़ में हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। ये आपका नेक्स्ट पार्ट होगा ज्योग्राफी इनसाइड सिक्योर के दिसंबर महीने से। तो ज्योग्राफी का बहुत सारे क्वेश्चन हमने अराउंड 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ये 21वां क्वेश्चन होगा कि इसमें है पहला क्वेश्चन कि आपको ऐसे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, उसको हाईलाइट करना है और हमें अकाउंट करना है कि जो ओवरऑल हीट बैलेंस ऑन अर्थ कैसे डिफ़र करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके डिफ़र करने के, मतलब इन टर्म्स ऑफ द इंसोलेशन दैट अर्थ रिसीव्स। तो उसी एंगल से आपको ये आंसर लिखना होगा। तो जो फैक्टर्स आपको बताने पड़ेंगे वो हैं, पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इंसोलेशन का, या इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, मतलब किस एंगल पे सन का रे किसी जगह पहुंच रहा है। तीसरा ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन। चौथा कि कितना एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट है, मतलब कितना डस्ट पार्टिकल है, कितना पॉल्यूशन है। पांचवा कि लैंड सी डिफरेंसेस, मतलब कि वाटर के कारण लैंड सरफेस का टेम्परेचर डिफर करता है, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। फिर प्रिवेलिंग विंड्स क्या हैं, कौन सी हैं। फिर नेक्स्ट है कि एस्पेक्ट ऑफ स्लोप, कि किस स्लोप पे है, क्योंकि अगर नॉर्थ साइड है स्लोप या साउथ साइड, उससे इम्पैक्ट करता है इंसुलेशन। फिर नेक्स्ट है ओशन करंट, कि कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड, मतलब किस हाइट पे है वो जगह। फिर है अर्थ्स डिस्टेंस फ्रॉम सन। उसके बाद आप लिखोगे कि रीज़न फॉर द हीट बैलेंस ऑन अर्थ, और क्या रीजन है, जो रीजन है हीट बैलेंस का, जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है इंसुलेशन का, उसका कारण क्या है, ये सब आप हाईलाइट करोगे। फिर जो रीजन है बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ टू साउथ रिसीव मोर इंसोलेशन एंड बियॉन्ड दैट हैव अ डेफिसिट ऑफ इंसुलेशन, मतलब कि ये जो एरिया है अर्थ का 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री साउथ तक, वहाँ पे ज़्यादा इंसुलेशन पड़ता है, ज़्यादा हीट पड़ता है, एंड उसके अलावा जो बाकी एरिया है वहाँ पे कम है। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करता है। जो फैक्टर्स हैं जैसे प्लानिटरी विंड्स, ओशन करंट, जेट स्ट्रीम एंड साइक्लोन, ये रिस्पॉन्सिबल है हीट बैलेंस मेंटेन करने में। आपको लिखना पड़ेगा कि हीट बैलेंस जो है किस किस फैक्टर से मेंटेन होता है। उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, फीचर ऑफ द सरफेस। फिर आगे बढ़ते हुए क्या फैक्टर्स हैं जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। पहला तो है लेटिट्यूड, क्या है उस जगह का। दूसरा एल्टीट्यूड। तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम सी। चौथा एयर मास सर्कुलेशन। पांचवा द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड ओशन कोल्ड ओशन करंट, जैसा मैंने बताया था। छठा लोकल एस्पेक्ट, जैसे कि वेजिटेशन कैसा है, सॉइल कैसा है। तो अब हीट बजट क्या है। हीट बजट जैसे मैंने कहा कि कुछ एरियाज़ हैं जैसे इक्वेटर के आसपास जहाँ पे ज़्यादा इंसोलेशन होता है, जबकि हमें पता है कि आर्कटिक और एंटार्कटिक में कम इंसोलेशन होता है, वो ज़्यादा ठंडा है। तो एक तरह से हीट जो है इक्वेटर का वो बैलेंस होता है बाय द जो हीट की कमी है एट आर्कटिक और इक्वेटर, आर्कटिक और एंटार्कटिक। तो ये जो बैलेंस है ये इसी को कहते हैं हीट बजट। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या हेल्प करता है। तो प्लानिटरी विंड्स, मतलब कि जो वेस्टर्लीज ब्लो करती हैं, ईस्टर्लीज हैं या पोलर ईस्टर्लीज हैं, वो हेल्प करती हैं। दूसरे की ओशन करंट्स, कौन सा करंट वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स आपको हीट बैलेंस में हेल्प करती है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी सीरीज़ में वो है जियो फिजिकल फेनोमेना, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो और वॉल्केनिक एक्टिविटी और साइक्लोन के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है वो उसमें क्या होता है कि एक क्लोज्ड सर्कुलेशन बन जाता है एक लो प्रेशर सेंटर के आसपास, मतलब कि एक लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, और वहाँ के चारों तरफ एक क्लोज्ड सर्कुलेशन हो जाता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और क्लॉकवाइज चलता है इन साउदर्न हेमिस्फीयर। इसे ही हम लोग साइक्लोन्स कहते हैं। वो दो तरह के होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके डिफरेंस को हम लोग इस पैरामीटर पे समझेंगे, जैसे ऑरिजिन हो गया, साइज हो गया। पहले तो आप इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताएंगे। जैसा मैंने कहा कि एक लो प्रेशर सिस्टम है, क्लोज्ड लो प्रेशर सिस्टम है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है नॉर्थ में इक्वेटर के, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है इन द साउथ। ठीक है,
तो जो कंडीशन है जिसके कारण साइक्लोन फॉर्मेशन होता है वो है पहला कि लार्ज सी सरफेस और टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि एक बहुत बड़ा लार्ज ओशन सरफेस होना चाहिए जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा कि एक कोरोलिस फोर्स होना चाहिए जो कि इतना हो कि एक साइक्लोनिक वॉर्टेक्स क्रिएट हो। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि साइक्लोन इक्वेटर के पास नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे कोरोलिस फोर्स नहीं है। जो कोरोलिस फोर्स है वो 0 है इक्वेटर के पे, जैसा मैंने कहा। इसलिए 65% जो साइक्लोनिक एक्टिविटी है वो 10 डिग्री और 20 डिग्री लैटिट्यूड के ही बीच में होती है। तीसरा जो कंडीशन है वो है कि वर्टिकल विंड्स है, मतलब एक डिफरेंस स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए जो वर्टिकल विंड का स्पीड हो। चौथा है कि एक लो प्रेशर होना चाहिए उस एरिया में। पांचवा है कि ह्यूमिडिटी फैक्टर, मतलब ह्यूमिडिटी जो है अराउंड 50 से लेकर 60% होना चाहिए, स्पेशली इन द मिड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो क्योंकि इसी से क्या होता है, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म करता है। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है बेसिकली ऐसे क्लाउड्स होते हैं जो बहुत लो हाइट से लेके दूर बड़े हाइट तक जाता है, मतलब कि उसका जो हाइट होता है वर्टिकली बहुत होता है, वो बहुत रेन बियरिंग होता है। जो ऐसे क्लाउड्स होते हैं वो उनका वर्टिकल हाइट बहुत होता है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। इससे क्या होता है कि जो राइजिंग एयर करंट्स हैं वो पम्प्ड आउट हो जाती है, एक लो प्रेशर मेंटेन हो जाता है सेंटर की तरफ। तो एक अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए सी लेवल सिस्टम के पास साथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि लो लेवल डिस्टर्बेंस, मतलब कि लो लेवल डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर्ली वेव्स डिस्टर्बेंसेस इन द ITCJ शुड प्री एग्जिस्ट। तो एक बहुत लो लेवल डिस्टर्बेंस रहना चाहिए। जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन एयर मासेस होना चाहिए, यानी कि जो एयर मास है उसके बीच में हल्का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है विंड शेयर। ये है कि विंड शेयर होता है डिफरेंस बिटवीन विंड स्पीड्स एट डिफरेंट हाइट, मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग हाइट्स पे स्पीड जो है विंड का वो अलग होना चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप व्हेन द विंड इज़ यूनिफॉर्म, मतलब कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो वही फॉर्म करती हैं जब विंड का जो स्पीड है वो एक समान है, यूनिफॉर्म है। क्योंकि अगर वीक वर्टिकल विंड शेयर होता है तो साइक्लोन फॉर्मेशन प्रोसेसेस आर लिमिटेड टू लैटिट्यूड इक्वेटर वार्ड ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, मतलब कि जहाँ पे जो विंड स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो वहीं पे बनता है साइक्लोन। लेकिन जैसे टेम्परेट रीजन हुआ वहाँ पे विंड शेयर, मतलब कि विंड स्पीड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है वेस्टर्लीज के कारण, इसलिए वहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होता। अब देखते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है और उसका डिफरेंस क्या है बिटवीन ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक जो नॉन ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो कोल्डेस्ट टेम्परेचर उसके बीच में होता है, इन द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। मतलब कि नॉन ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो होता है, एक तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो सेंटर होता है वहाँ पे बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है। जहाँ स्पीड का बात हो तो स्पीड जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म में सेंटर में होता है, जबकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में वो स्प्रेड आउट होता है। ठीक है, और पर्सिपिटेशन यानी बारिश का बात हो तो इट इज़ इन नॉन कोल्ड। देखो, जो पर्सिपिटेशन बारिश का बात है तो ज़्यादा बारिश होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन में और कम बारिश होती है नॉन ट्रॉपिकल साइक्लोन में, क्योंकि यहाँ का कोल्ड कोर होता है नॉन ट्रॉपिकल साइक्लोन में, तो वो स्प्रेड आउट कर जाता है। ठीक है, बेसिकली बारिश का बात हो तो इसमें यही आप लिखोगे कि ज़्यादा बारिश होती है ट्रॉपिकल में और कम बारिश होती है नॉन ट्रॉपिकल में। अब शेप का बात हो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो वो सिमेट्रिक होता है शेप में, जबकि मिड लैटिट्यूड साइक्लोन मतलब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एक कॉमा शेप में देखा गया है, क्योंकि ये एसोसिएटेड है फ्रंट्स से। फ्रंट्स क्या होता है कि अलग अलग जैसे वार्म फ्रंट हुआ, कोल्ड फ्रंट हुआ, तो ये सब आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में। तो फ्रंट्स बनते हैं आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में, तो इसलिए ये कॉमा शेप में होता है। उसका जहाँ तक ट्रांजिशन का बात है तो हरिकेन एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर ऑफन ट्रांजिशन टू कोल्ड कोर साइक्लोन। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ट्रोज जो है, अब नेक्स्ट है ट्रोज।
ट्रफ। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये नहीं फॉर्म होते, जबकि नॉन ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये फॉर्म होता है इन अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। तो नॉन ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखा गया है, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये नहीं देखा गया है। अब समझते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि क्या समझते हैं आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के थ्रू, और उसका एविडेंस देना है सपोर्ट करने के लिए, और आपको क्रिटिसिज्म भी लिखना होगा लास्ट में, ठीक है। तो पहले तो आप बताओगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये दिया गया था अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा, जो कि एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हैं, पोलर एक्सप्लोरर भी थे और वो एस्ट्रोनॉमर और जियोलॉजिस्ट भी थे। उन्हें कहा गया है फादर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है अल्फ्रेड वैगनर का, उसमें आपको डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा क्या जो वो उन्होंने जिस तरह से बताया था कि डायरेक्शन क्या था ड्रिफ्ट का। फिर दो डायरेक्शन में जब जो लैंड मास था, अर्थ का लैंड मास टूटा तो वो दो डायरेक्शन में गया, एक तो इक्वेटर की तरफ और दूसरा वेस्ट की तरफ। आपको ये बताना होगा। फिर एविडेंस देना होगा इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जैसे कि पहला हो गया जिग्सॉ फिट, दूसरा हो गया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तीसरा हो गया पर्मो कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, मतलब जो ग्लेशियर्स जिस तरह से फॉर्म हुए थे और उसका जो स्ट्रक्चर था उसका जो सिमिलरिटी आपको मिलता है। चौथा कि सिमिलर फॉसिल, मतलब जो एनिमल्स अलग अलग रहते थे उसके फॉसिल्स हैं और जिस तरह से टूटा है उसी मतलब कि वो सिमिलरिटी आपको दिख जाएगा। फिर है पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस। जब आप क्रिटिसिज्म लिखोगे तो उसमें आप डालोगे कि क्या वॉज ड्यू टू कंट्रोवर्शियल फोर्सेस, मतलब जिस तरह से उन्होंने बताया कि जिन जिन फोर्सेस को उन्होंने हाईलाइट किया कि ये फोर्सेस के कारण हमारा अर्थ जो लैंड मास है वो टूटे और अलग अलग डायरेक्शन में मूव किए, वो डाउटफुल है। तो इस तरह से आपको उसका कंट्रोवर्सी बताना पड़ेगा। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा कि पहले कैसे पेंजिया था, फिर उसके बाद लॉरेसिया और गोंडवाना बना, फिर जो अभी मॉडर्न वर्ल्ड का है जिस तरह का स्ट्रक्चर, ये देना पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि आपको पहले लिखना होगा कि अल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा, वो उनके बारे में बताना पड़ेगा। फिर उनकी जो थ्योरी है कि पेंजिया कैसे कैसे टूटा, ठीक है। फिर ग्लोरेसिया और गोंडवाना लैंड जो बना, मतलब पेंजिया और पेंथलासा पहले थे, उसके बाद बना लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड, तो वो जब टूटे और उसके बाद कैसे वो मूव किए, तो ये बताना पड़ेगा। जो एविडेंस उन्होंने दिया जिग्सॉ फिट, जैसे कि ईस्टर्न साउथ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका का जो स्ट्रक्चर है वो जिग्सॉ करके फिट हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। जैसा आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये आपका अफ्रीका है और ये आपका साउथ अमेरिका है और ये एक दूसरे से मैच कर रहा है इसका जो स्ट्रक्चर है। तो ये उन्होंने कहा। जियोलॉजिकल फिट मतलब कि अगर देखें हम साउथ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका को मैप पे, तो उससे रिवेल होगा कि दोनों एक तरह से जियोलॉजिकली फिट हो रहे हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका फिट कर रहे हैं एक दूसरे पे, जियोलॉजिकली फिट, ठीक है। उसका है टेक्टोनिक फिट। टेक्टोनिक फिट क्या है कि जो अलग अलग माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो जब जो माउंटेन उस समय बने वो तो स्ट्रक्चर उनका वहाँ पे है, ठीक है, और इसलिए कुछ माउंटेन्स का स्ट्रक्चर हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं। तो यही उन्होंने बताया। जैसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि जो सेलेडोनियन फोल्ड माउंटेन्स था, इसका पीसेस मतलब अलग अलग टुकड़े ग्रीनलैंड में भी मिले हैं, कनाडा में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया। ये देखिए ये वाला जो माउंटेन है इसका अलग अलग एरियाज़ में मिले हैं, तो ये आप लिखोगे। फिर नेक्स्ट है ग्लेशियल डिपॉजिट। ग्लेशियल डिपॉजिट मतलब कि ग्लेशियर जब फॉर्म होते हैं और जब वो मेल्ट करते हैं तो उसके बाद कुछ इरोजनल या डिपोजिशनल मटेरियल वो छोड़ देता है, तो वो आपका हो जाएगा कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन। और वो दिखता है, वो देखिए ये वाले एरिया में, ये जो पूरा एरिया है आपको दिखेगा कि इसमें ग्लेशिएशन डिपॉजिट है सिमिलर। तो ये आप लिखोगे। उसके बाद आप दोगे फॉसिल एविडेंस। फॉसिल एविडेंस जैसे कि कुछ जानवर या प्लांट्स का जो एविडेंस है, मतलब वो लुप्त हो गया लेकिन जो उनके एविडेंस है, जैसे कि ये प्लांट फॉसिल ऑफ द फर्न ग्लेसोप्टेरिस, ये साउदर्न कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। उसी तरह ये ट्रासिक लैंड रिप्टाइल है, लाइट्रोसॉरस, ये पाया जाता है। फिर आप मेसोसॉरस, ये एक फॉसिल है जो फ्रेश वाटर में रहता था, ये एरिया में पाया जाता है।
तो फिर उसी तरह आप लिखोगे सिनोगैथस के बारे में, ठीक है। अब बात है कि क्रिटिसिज्म क्या क्या है। क्रिटिसिज्म है कि पहला तो वेगनर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ड्रिफ्ट जो है सिर्फ मेसोजोइक एरा में ही क्यों बिगिन हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। दूसरा कि वो थ्योरी जो है उनका सिर्फ लैंड बेस्ड है, ओशन बेस्ड नहीं है, ओशन को उन्होंने छोड़ दिया। और तीसरा जो है, जो भी एजम्पशन उन्होंने लिए हैं वो बहुत जनरलिस्ट है। जो फोर्सेस उन्होंने बताया है, जो फैक्टर्स हैं मूवमेंट का, वो जैसे उन्होंने दिया है कि पहला बायोएंसी, दूसरा टाइडल करंट, तीसरा ग्रेविटी, ये बहुत वीक है। ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को मूव कर सके, तो ये डाउटफुल लगता है। जो मॉडर्न थ्योरीज हैं जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, वो एक्सेप्ट करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ पेंजिया, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशन बहुत अलग है। तो इस तरह से आप ये आंसर कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट है कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने एक ऑलरेडी डिस्कस किया था, एक और क्वेश्चन था इसमें इससे रिलेटेड, तो उसमें हम लोगों ने देखा था। अब आगे चलते हैं।